हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? बेटा जी, आज का ये जो छोटा सा वीडियो सेशन है वो हम लेकर आए हैं नीट स्ट्रेटेजी 2025 को लेकर। ये उन सब फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए हैं, उन सब डॉक्टर बनने का जो सपना जिन बच्चों ने देखा है, उन सब बच्चों के लिए है। एक छोटा सा अपना सेशन जिसमें अपन उस स्ट्रेटेजी पे बेटा जी फोकस करेंगे कि 2025 का जो एग्ज़ाम आप नीट का देने जा रहे हो, उसके लिए अपन किस टाइप से क्या ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि हमारी सक्सेस रेट बेटा जी बढ़ जाए। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ सिंपल सिंपल टिप्स लेकर आया हूँ। उन टिप्स को बेटा जी अपन अपनी डेली रूटीन में अगर उन्हें अप्लाई कर लें तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम अपनी स्टडी को और अच्छे से कर पाएंगे, और जो ड्रीम आप लोगों ने देखा है उसे और अच्छे से बेटा जी अपन अचीव कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट बेटा जी जो हर उस बच्चे के दिमाग में आते हैं जब वो नीट की प्रिपरेशन करता है। स्टार्टिंग जब सिलेबस उसका स्टार्ट होता है तो ठीक है, उसको लगता है कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, अभी तक 10-11 मंथ मेरे पास पड़े हैं। हालांकि आज से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपके पास पूरा 9 मंथ का ऑलमोस्ट टाइम हमारे पास है। इस 9 महीने की ड्यूरेशन में बेटा जी अपन कैसे नीट के लिए और जी जान से जुटे, उसके कुछ पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। पहला बेटा जी, जो बच्चा नीट का एग्ज़ाम देने जा रहा है, के माइंड में एक टाइम मैनेजमेंट को लेके बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करूं और कैसे मैं उस टाइम को प्रॉपर, मतलब बेटा जी हमें पता है कि पर डे हमारे पास 24 आवर्स का ही टाइम होता है, कैसे अपन उस 24 आवर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। तो बच्चों, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं कि जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उनके पास भी वही टाइम ड्यूरेशन होता है। बस सिंपल सा खेल है कि उन्होंने अपने उस टाइम को मैनेज कर रखा है, सिस्टमाइज उसको प्लान कर रखा है। बस इसमें कुछ करना नहीं होता आपको। 1-2 दिन की आपकी ये हैबिट है कि जब रात को सोने के लिए जाओ ना बेटा जी, तो उससे पहले थोड़ा-सा पूरे दिन का एनालिसिस किया करो आप। यार आज पूरे दिन में मैंने क्या-क्या मेरा शेड्यूल रहा, मैं इतने घंटे कोचिंग गया, मैंने इतनी देर सेल्फ स्टडी की, मैं बाकी मैंने जो करिकुलम एक्टिविटीज़ थी उसमें मैंने इतना टाइम स्पेंड कर दिया। बच्चों, आप ये देखोगे, इवन आप ये फ़ील करोगे कि पूरे दिन में अगर आप एकदम माइक्रो एनालिसिस करो उस टाइम का, तो आपको पता चलेगा कि आपसे 3 से 4 घंटे, हाँ, ऑलमोस्ट 3 टू 4 आवर्स बेटा जी आपने यूँ ही इधर-उधर की बातों में, इधर-उधर के काम में हमने वेस्ट कर दिए। ठीक है, 6-7 घंटे की आपकी कोचिंग होती होगी, अगर आप ऑफ़लाइन कोचिंग ले रहे हैं। उसके अलावा छोटे-मोटे खुद के काम होते होंगे। 7 घंटे में मान के चलूँ अपनी नींद होती होगी। इतना तो बेटा जी स्टार्टिंग में अपने को लेना ही होगा। फिर भी जो रिमेनिंग टाइम शेड्यूल है, आप सेल्फ स्टडी मान के चलो कम से कम 6 से 7 घंटे, बिल्कुल ठीक सुना आपने। 6 टू 7 आवर की बेटा जी सेल्फ स्टडी अपने को कोचिंग टाइम के अलावा देना ही होगा। ये आप 6 से 7 घंटे स्टार्टिंग से जब लगोगे ना बेटा जी, तब जाके जो रिजल्ट आप लोगों के माइंड में है नीट को लेकर, वो हम अचीव कर पाएँगे। और वो 6-7 घंटे हमें उसी ड्यूरेशन में से निकालने होंगे। बिल्कुल, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भई 7 घंटे की मेरी स्टडी हो गई, 6 घंटे का मेरा कोचिंग टाइम हो गया 13, प्लस मैंने बोल दिया कि ठीक है 6 घंटे, 6 से 7 घंटे हम घर पे स्टडी को देंगे, सेल्फ स्टडी को। ये मस्ट है बेटा जी। और ये टाइम ड्यूरेशन जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आएगा ना, ये बढ़ता जाएगा। तो आप पूरे दिन का एनालिसिस करके इस टाइम को निकाल सकते हो। 3 घंटे कम से कम हम पर डे जो हमारा वेस्ट हो रहा है इधर-उधर के कामों में, बेटा जी उसको हमें बचाना है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम होता है ये। इवन मैं तो कहता हूँ आपका एक-एक मिनट इंपॉर्टेंट है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। दूसरा, बच्चे कहते हैं सर स्टडी करें कैसे? क्या प्लानिंग हमारी स्टडी को लेकर रहे? तो मैं एक सिंपल सा बच्चों को बताता हूँ कि बेटा जी अगर आप कोचिंग कर रहे हो, जिस किसी भी आप कोचिंग में हो, हर कोचिंग, हर गुरु आपको अच्छी तरह से ही प्रिपेयर करवाएगा। हर गुरुजन यही चाहता है कि मेरे सामने बैठा बच्चा या मेरे सामने बैठे हर बच्चे के गले में स्टेथोस्कोप आए। बिल्कुल बेटा जी, सबका ड्रीम यही होता है।
तो एक सिंपल सा प्लान यहाँ ये रहता है कि जब आप कोचिंग से घर आए, अब दिमाग में रहे मैं आज कैसे स्टडी करूं सर, मेरा क्या प्लानिंग रहे, तो मैं सिंपली बच्चों को बोलता हूं कि आप एक होता है अपना 1:1, इस रेशियो के अकॉर्डिंग स्टडी कर लीजिए आप। सर ये 1:1 क्या है? इसमें बेटा जी ये है कि जैसे मान लो आपने घर पे जाके 6 घंटे आपको स्टडी करनी है, हमने बना लिया इतना कॉन्टिन्यूस कंसिस्टेंसी से हमने 6 घंटे सेल्फ स्टडी को आप दे रहे हो रेगुलरली। उस 6 घंटे में से बेटा जी जो 3 घंटे हैं वो आप थ्योरी के लिए दे दो, जो आप पढ़ के आए हो क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में थ्योरी, जितना थ्योरी पढ़ना है उतना ही इक्वल टाइम आपको देना पड़ेगा क्वेश्चंस को बेटा जी। मैं इस बात पे थोड़ा सा जोर दे रहा हूं, केवल थ्योरेटिकल पोर्शन करने से ही कुछ नहीं होता बेटा जी, उसके बराबर की प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की भी करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस लगाने होंगे आपको, तब जाके हम खुद को एवेलुएट कर पाएंगे कि हाँ जो मैंने पढ़ा है, जो चैप्टर मैंने क्लियर किए हैं, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है वो मेरा कितना प्रिपेयर हुआ है। तो हमें उतना ही टाइम जितना आप थ्योरी को दे रहे हो वही सेम टाइम ड्यूरेशन आपको किसको देना पड़ेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। अब क्वेश्चंस के लिए मैं सिंपली आपको बोलूं सर क्वेश्चंस कहां से करें, ठीक है आपकी कोचिंग ने आपको मॉड्यूल अवेलेबल करवाए होंगे, टीपीपीज आपको मिलती होगी, प्रैक्टिस सीट आपको मिलती होगी, जहां से भी हमें क्वेश्चंस मिले हमें वो लगाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे क्वेश्चन लगाने हैं बेटा जी, बट सबसे मेन चीज आपको फोकस करना है पीवाईक्यूज पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, पीवाईक्यूज जो पिछले, और ज्यादा तो नहीं, आप इसमें 2011 से लेकर बेटा जी 2024 तक के क्वेश्चंस आप लगाइए पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज लगाने से बेटा जी आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, इवन इस चैप्टर में किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करने की जरूरत है ताकि उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस गलत ना हो। एक और चीज बेटा जी, पीवाईक्यू जब आप लगाओगे तो पिछले कई सालों का जब आप नीट पेपर का पैटर्न देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम पीवाईक्यू पैटर्न के मिल जाएंगे, एज इट इज वैसे से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उस जैसे कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बिल्कुल जितना टाइम थ्योरी को आप दे रहे हो उतना ही टाइम हमें किसको देना है, क्वेश्चंस को देना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को देना है। और उसमें भी मेन फोकस आप किस पे रखोगे डॉक्टर साहब, पीवाईक्यूज पे। बोले तो 2011 से 2024 तक के पीवाईक्यू हमें निकालने हैं, सभी सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों, एनसीईआरटी रीडिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर बार हमने कहते सुना है कि पेपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता है, और छोटी छोटी बुक्स होती है एनसीईआरटी की, फिर भी सर नहीं हो पाती हमसे। तो बच्चों एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं पढ़ना होता कि एनसीईआरटी उठाई खोला पढ़ लिया हो गया ना, उसका भी एक तरीका है। एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ने जाओ, जैसे मैं बायोलॉजी का मेंटोर हूं बेटा जी, तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे बायोलॉजी का कोई चैप्टर आपने उठाया, मान लो एनिमल किंगडम ले लिया, प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, कोई भी चैप्टर ले लिया, उस चैप्टर को पहले आप अपने नोट्स से रीड करोगे, जो सर लोगों ने आपको अवेलेबल करवाए हैं, जो कोचिंग ने आपको अवेलेबल करवाया है, पहले वो नोट्स आप पढ़ोगे। नोट्स पढ़ने के बाद आप किस पर आओगे, अपनी एनसीईआरटी पे। ये गलती मत करना कि सीधे आप एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, बिना नोट्स के मत पढ़ना बेटा जी। लैंग्वेज एनसीईआरटी की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, टिपिकल है, तो पहले आप नोट्स पढ़ोगे, देन आप किस पर आओगे, एनसीईआरटी पे। बिल्कुल इजी वे में वो लगेगा। जैसे बायोलॉजी में आपने अपने सर के नोट्स पढ़े, देन आप उसी को एनसीईआरटी से पढ़ लो। बच्चे कहते हैं सर हम बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे क्या, जरूरत नहीं होती बेटा जी, जो नोट्स आपको दिए गए हैं क्लास में उन्हीं का एनसीईआरटी शॉर्ट होता है, एनसीईआरटी आपकी शॉर्ट नोट्स बन जाएगी। और आप देखना बच्चों एनसीईआरटी के हर पेज के साइड में कुछ आपको स्पेस मिलेगा, हर पेज के साइड में कुछ स्पेस में आप, मैं बच्चों को कहता भी हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके नोट्स में अवेलेबल है, हो सकता है एनसीईआरटी में वो मेंशन नहीं है, आप उसको साइड में ऐड कर सकते हो अपनी पेंसिल से। आप एनसीईआरटी की पैराग्राफ पैराग्राफ उठा लिया, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क कर सकते हो, मार्कर से साइड में मेंशन कर सकते हो, क्वेश्चंस की लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो, यार इस पैराग्राफ से कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर मेरे से पूछ सकता है।
मतलब पढ़ते टाइम दिमाग आपको एग्जामिनर की तरह सोचना है कि क्या क्वेश्चन वो इस पैराग्राफ से फ्रेम कर सकता है। अगर वो क्वेश्चन हमने फ्रेम कर ली अपने दिमाग में, तो बेटा जी मैं श्योर हूं जो गलतियां, सिली मिस्टेक, नेगेटिव हम करते हैं वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रॉपर एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी का मतलब केवल चैप्टर नहीं, पूरा चैप्टर, उसकी समरी, एनसीईआरटी के पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इवन आप नीट 2019 से पहले का एक क्वेश्चन आया हुआ आपको मिल जाएगा, रामचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड बायोमोलिक्यूल में। अगर बच्चे ड्रॉपर हैं तो उनको पता होगा बेटा जी, ये रामचंद्रन प्लॉट बोला था कि ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया। पर बेटा जी जब आप उस यूनिट को देखोगे जहां सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, उसके ठीक पहले, हर यूनिट के पहले कुछ साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ होता है, मेंशन होता है। तो वहां बाकायदा एनसीईआरटी में दे रखा है जीएन रामचंद्रन जी के बारे में। वहां से वो क्वेश्चन फ्रेम होकर आया था, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब पूरा चैप्टर, पैराग्राफ, उससे आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। उस पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट लाइन को आप मार्क करोगे, साइड में जो स्पेस दे रखा है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड करोगे, समरी उसकी आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप लगाओगे, तब जाके पूरा एनसीईआरटी परफेक्टली कवर होगा। और फिर मैं लिख के देता हूं बेटा जी, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक बच्चों का ये डाउट भी रहता है कि सर नेगेटिव बहुत हो जाते हैं, क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं तो नेगेटिव काफी हो जाते हैं। बच्चों मैं कहता हूं कि एक्चुअल में वो नेगेटिव नहीं होते। आपने पेपर अटेम्प्ट किया, ये जो आपकी कोचिंग में माइलस्टोन होते होंगे, एआईटीएस होते होंगे, माइनर्स होते होंगे, उन पेपर में आपने क्वेश्चंस किए, 200 क्वेश्चंस आपको मिले, 180 हमें करने होते हैं। मान लो उसमें से 30 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, रीजन चाहे जो भी हो। अब कहने को तो हम बोलते हैं कि सर वो 30 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, नेगेटिव हो गए, पर बच्चों पेपर अटेम्प्ट करना, ये माइलस्टोन डीटीएस के पेपर अटेम्प्ट करना ही बड़ी बात नहीं है। असली काम स्टार्ट होता है पेपर देने के बाद। सर पेपर देने के बाद बिल्कुल, हमें पेपर का एनालिसिस करना है, माइक्रो एनालिसिस उसका करना है। एनालिसिस में आप ये चेक करोगे कि मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। अब जोड़ देके बोल रहा हूं, गलत कौन से हुए हैं बेटा जी, जिनको आपने नेगेटिव बोला है। जो क्वेश्चन गलत हुआ आपका फिजिक्स में, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन गलत हुआ है, आप उसे उसी टाइम अपने नोट्स में ऐड कर लो। एसएचएम का, फ्रिक्शन का, ग्रेविटी, जहां से भी क्वेश्चन गलत हुआ है उसको उठाओ और अपने उसी नोट्स में उसको ऐड कर लो नोटबुक में। और उसको आप ऐसे अलग से डिनोट कर सकते हो कि भाई मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, उसको मैं पैक करके लिख दूं नोट्स में। तो फ्यूचर में जब आप वो नोट्स पढ़ने जाओगे तो बेटा जी वो क्वेश्चन आपको अलग ही ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, ले ये गलत हुआ था मेरा, आगे से मैं इससे रिलेटेड इस कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा। तो कहने को तो वो 30 क्वेश्चन आपके नेगेटिव हो गए, लेकिन बच्चों वही 30 क्वेश्चन उस पेपर से आपने नए सीखे हैं। उस पेपर ने आपको 30 नए क्वेश्चन सिखाए हैं, 30 नए कंसेप्ट आप लोगों के भेजे में घुसाए हैं। तो नेगेटिव नहीं है, आप ये बोलो कि जो गलत हुए हैं वो पॉजिटिव है। पूरे पेपर में 200 क्वेश्चन थे, 30 गलत हो गए, 170 आपको आ रहे थे। मैं पूरे 200 की बात कर रहा हूं, 170 तो आपको आ रहे थे, आप उनको नहीं देखोगे, जो गलत हुए हैं उनको एनालाइज करो, क्यों गलत हुए हैं। वो कंसेप्ट मेरा फ्यूचर में गलत होना ही नहीं चाहिए, आपके नोटबुक और आपकी एनसीईआरटी में उसी टाइम ऐड हो जाना चाहिए। अगर एनसीईआरटी की कोई लाइन का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो जाके उस पैराग्राफ को फिर से एनालिसिस करो, फिर से रिपीट करो, रिकॉल करो, रिवाइज करो, होगा ही नहीं बेटा जी गलत। तो कुछ बातें आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी प्रॉपर आप रीड करोगे, पीवाईक्यू 2011 से लेके 24 तक के आप लगाओगे, हर पेपर देने के बाद उसका माइक्रो एनालिसिस करोगे, जो गलतियां आपसे हुई है उसको आप अपनी नोटबुक, अपने एनसीईआरटी में ऐड करोगे, उन क्वेश्चंस को, उन लाइंस को, स्टेटमेंट को। और हर दिन बेड पर जाने से पहले, सोने से पहले पूरे दिन का एक पिक्चर आप अपने दिमाग में चलाओगे कि आज पूरे दिन मैंने क्या क्या किया, सुबह उठने से लेकर सोने से पहले तक। और पूरा कैलकुलेशन लगाओगे कि आज मैंने ये 20 मिनट, आज ये मैंने आधी घंटे वेस्ट कर दिए हैं उस काम में, नेक्स्ट डे मेरा ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बेटा जी। टाइम मैनेज, प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टडी, साथ साथ में जितनी देर थ्योरी पढ़ रहे हो उतना ही टाइम न्यूमेरिकल को देना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस को देना।
कुछ ऐसी बातें हैं बेटा जी जो अगर आप अपने डेली रूटीन में इनको ऐड कर लोगे, आदत बना लोगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ बेटा जी बोल सकता हूँ कि हमें 2025 में हमारे सिलेक्शन को हमारे नाम के आगे एक प्यारा सा प्रीफिक्स डॉक्टर लगाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी बोलते हैं ना बेटा जी, अगर ऑनेस्टली एफर्ट करोगे, ऊपर वाला भी सपोर्ट करेगा। बिल्कुल भगवान जी की, आपके पेरेंट्स की, गुरुजनों की दुआएं आप सबके साथ है। तो यही अंत में बोलना चाहूँगा बेटा जी कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बस इसको एक ईज़ी वे में, एक टास्क बना के कि हाँ, तो इंटरेस्ट लेके कि यार डॉक्टर तो बनना ही था ना मुझे, उसके लिए ये सारे एफर्ट तो करने पड़ेंगे हमें। मुझे अपने लिए, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए डॉक्टर तो बनना ही है। सपने को पूरा करने के लिए बेटा जी, जी जान तो लगानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो यही कहूँगा, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू और नीट 2025 के लिए आपको बेस्ट विशेज। जय हिंद।